हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश लोकेशिया, आपका फिजिक्स मेंटर। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ फिजिक्स लेक्चर्स की सीरीज। और इस बार हम जो बात कर रहे हैं गाइस, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 2 पर है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास सेटअप होती है वो जानी थी थ्रू ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इसी के साथ साथ हमने कुछ रूल्स पढ़े थे विच टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से डिटरमाइन की जाए, उसके रूल्स हमने पढ़े थे। आज उसी सीरीज के अंदर हम सेकंड लेक्चर के अंदर कुछ रूल्स और देखेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद में हम चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाए उसकी तरफ। ओके गाइस, चलिए। तो लास्ट टाइम पर हमने जो है एक रूल देखा था, विच इज वन ऑफ रूल इज स्नो रूल, जो कि डायरेक्शन ऑफ नीडल को शो करता है, आपकी डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल शो करता है कि किस डायरेक्शन में आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर। और उसके बाद में हमने देखा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल, क्लियर, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो थंब से शो हो रही हो, तो जो हमारी राइट हैंड की टिल्टेड फिंगर्स होंगी स्टूडेंट्स, वो क्या शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं 2 रूल्स आपको और बताने जा रहा हूं। ये रूल्स जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही, ठीक है, डिटरमाइन करने में यूज आते हैं। आप इनमें से किसी भी रूल का यूज कर सकते हो, ठीक है, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चलिए। तो इस सीरीज में देखिए मैं यहाँ लिख कर रखा है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के कुछ और रूल्स। उनमें एक रूल आता है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ये कॉर्कस्क्रू जो है वो क्या है, एक तरह से स्क्रू ड्राइवर कह सकते हो आप। जो हमारा पेचकस होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, वो है। क्या कह रहा है, देखिए पढ़े मैंने इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन अ राइट हैंडेड स्क्रू प्लेस्ड अलोंग द करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर। क्लियर, राइट हैंडेड स्क्रू मतलब एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए आप, उसको राइट हैंड में प्लेस कीजिए और उसको किस तरह से, किस डायरेक्शन में रखिए, जिस डायरेक्शन में आपका एक लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर है। जैसे अगर मेरा ये स्क्रू है तो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर भी यही होगा। क्लियर है, लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट करंट कैरिंग, जैसे वायर हो गया या रॉड हो गई। तो अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में हमारा राइट हैंड स्क्रू प्लेस करते हैं, ठीक है, प्लेस अलोंग द करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर, बी रोटेटेड such that the screw moves in the direction of flow of current, then the direction of rotation of thumb gives the direction of magnetic field of magnetic lines of force। मतलब अगर मैं स्क्रू को मेरे करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में प्लेस करके इसको मूव करता हूँ, राइट हैंड में क्या करता हूँ गाइस, मूव करता हूँ, तो ये जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा स्क्रू मेरा कैसे आगे बढ़ेगा, अंदर दीवार की तरफ जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी गाइस, करंट की डायरेक्शन होगी। तो जो मेरी जो थंब जो रोटेट कर रहा है स्क्रू के अराउंड, मेरा जो थंब जो रोटेट कर रहा है स्क्रू के अराउंड ऐसे ऐसे, तो ये थंब क्या करेगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मुझे डिटरमाइन करके देगा। क्लियर है, ये मेरा स्क्रू है, मैंने इसको इस तरह से पॉइंट किया, मान लीजिए मेरे करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो जैसे जैसे मैं स्क्रू को रोटेट करता हूं तो स्क्रू आगे बढ़ेगा किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जो मेरा थंब है वो जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा वो क्या डायरेक्शन बताएगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका होता है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। यहाँ पर मैंने एक स्क्रू बना रखा है गाइस, अगर मैं स्क्रू को इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ कि ये स्क्रू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, जो कि मेरे करंट की डायरेक्शन है, तो जो मेरे थंब के या फिंगर्स के रोटेट करने की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या देगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आएगा आपको, आई होप बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। क्लियर है। एक रूल मैं आपको और बताता हूँ फिर हम आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए प्लीज। चलिए, इस सीरीज में लास्ट एक रूल हम और देखेंगे। देखिए वो कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट। आगे चल के हमें इस तरह के भी, ठीक है, सर्कुलर लूप्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर करंट जो है वो
सर्कुलर लूप की फॉर्म में क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। अगर सर्कुलर लूप की फॉर्म में करंट फ्लो कर रहा होगा गाइस, तो फिर उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, वो बताता है आपको क्या, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट। क्या कर रहा है ये, पहले इसको पढ़ते हैं। According to this rule, if the direction of current in circular conducting coil is in the direction of folding fingers of right hand, क्या कह रहा है कि किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर करंट जो है वो कैसे शो हो रहा है, आपके राइट हैंड की फोल्डिंग फिंगर्स की फॉर्म में शो हो रहा है, राइट हैंड की फोल्डिंग फिंगर्स में शो हो रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट थंब, और तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो थंब की डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए एक लूप है, एक तरफ से है, अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, तो इस लूप में जो करंट है मैं फोल्डिंग फिंगर से ऐसे शो कर रहा हूँ, मतलब करंट अंदर जाकर के बाहर आ रहा है, इस तरह से मैंने फोल्डिंग फिंगर से शो किया है। ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो वहां थंब जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो देखिए ये एक लूप है, ये वाला ये लूप है, इस लूप के अंदर जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस लूप के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मतलब एक तरह से आप ऐसे क्या मान सकते हैं, क्लियर है, या अंदर से मतलब अंदर जाकर के बाहर आ रहा है ऐसे। जब अंदर जाकर के बाहर आ रहा होगा तो जो मेरा थंब होगा वो किस डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट आउट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट आउट करेगा। ध्यान रखिएगा गाइस, जब स्ट्रेट करंट करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पर जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, तो फोल्डिंग फिंगर्स किसकी डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। और जब हम लूप की बात करेंगे, करंट क्या है, लूप की बात करेंगे, तो वहां पर हमारी जो फोल्डिंग फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी, तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। मतलब करंट के लाइन कंडक्टर या वायर और लूप के केस में जो फिंगर्स और थंब का रोल है वो इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है। तो ये आपका जो लास्ट रूल हो जाएगा। तो ये सारे रूल जो है इनमें से किसी की भी हेल्प लेकर के आप करंट के लाइन कंडक्टर के अलोंग, ठीक है, सेटअप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दो नोट्स मैंने और रखे हैं। मैंने आपको डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझाया था शायद पिछली क्लास में, ठीक है। क्या करें, जैसे ये कंडक्टर है मेरा, इस कंडक्टर में मान लीजिए ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, डायरेक्शन जो होगी वो टिल्टेड फिंगर से शो होगी। टिल्टेड फिंगर से डायरेक्शन कैसे शो होगी, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है तो ये कैसे शो होगी, डॉट के साथ। डॉट के साथ, डॉट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है, जहां पर आप लिख रहे हैं वो आपका प्लेन ऑफ पेपर है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। वेयर इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अंदर की तरफ है तो क्रॉस से शो होगा, बाहर की तरफ है तो डॉट से शो होगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है। देख रहे हैं आप, अगर करंट नीचे की तरफ है तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इधर आ जाएगा क्रॉस, और घूम करके इस तरफ से बाहर आएगी तो यहाँ आ जाएगा डॉट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी गाइस। तो ये सारे रूल्स जो है वो आप फॉलो करेंगे, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है, इसको नोट कीजिए प्लीज, और हम हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। प्लीज इसको नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी रूल्स थे गाइस वो हमने सारे देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। जो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, पर्टिकुलर किसी भी डिस्टेंस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसे डिटरमाइन किया जाए। क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, वो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग देख लिया है। अब बात आती है इनके मैग्नीट्यूड की, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो उसको मैग्नीट्यूड को सबसे पहले पता लगाया। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिटरमाइन करने के लिए जो सबसे पहले रूल दिया था, या एक कह दो स्टेटमेंट दिया था, वो दिया था बायो एंड सावर्ट्स। क्लियर है, किसने दिया था, बायो एंड सावर्ट्स ने। क्लियर है, बायो सावर्ट एक कॉम्बिनेशन है वो साइंटिस्ट का, बायो एंड सावर्ट, जिसको हम बायो सावर्ट्स लॉ भी बोलते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ। क्लियर है, ये लॉ जो है ये क्या बताता है कि किसी करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो आपको डिटरमाइन करके देता है।
किसी करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट हम बात करते हैं, क्या होता है, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करके देता है। अगर हमें वो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नीट्यूड पता लग जाए तो हम होल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एज वेल एज अ होल करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से या फिर कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो इस लॉ की हेल्प से हमें डिटरमाइन होता है। इस लॉ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है। करंट कैरिंग एलिमेंट जो है स्मॉल एलिमेंट किसके कहते हैं, वो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट आई एंड अ स्मॉल लेंथ सेगमेंट डीएल। मतलब आई और डीएल के जो प्रोडक्ट जो होता है, मतलब यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि आई और डीएल का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, वेयर डीएल इज व्हाट, एक पर्टिकुलर कंडक्टर की पूरी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट। आपने पढ़ रखा होगा इस चीज को, एक एल लेंथ का कंडक्टर है, उसमें से अगर मैं एक छोटा सा स्मॉल इनफाइनाइटली एलिमेंट अगर मैं बाहर निकाल दूं तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं डीएल सेगमेंट। क्या बोलते हैं गाइस, डीएल सेगमेंट। तो यहाँ पर किसी बड़े से कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और उस कंडक्टर की पूरी लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट डीएल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या कहेंगे गाइस, करंट कैरिंग एलिमेंट। क्लियर है आपको, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। क्लियर, देखिए इसके ऊपर डीएल के ऊपर वेक्टर लगा रखा है और इस आइडियल या करंट कैरिंग एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, whose direction is always along the direction of flow of current in the conductor। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी। किस डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में अलोंग। देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक कंडक्टर वायर बनाया हुआ है, इस कंडक्टर वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। मैंने इस कंडक्टर वायर का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर लिया है, ये देखिए डीएल का। इस डीएल एलिमेंट में जो आई करंट फ्लो हो रही है, तो आई और डीएल इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा, हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट। ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये क्या कहलाएगा, करंट कैरिंग एलिमेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बायो-सावर्ट लॉ जो है वो हमेशा एक छोटे से, सबसे पहले इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये आपको बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई फाइंड करके देता है। लेकिन हम जानते हैं अगर किसी छोटी सी स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास आ जाती है, तो उसका पर्टिकुलर लिमिट में इंटीग्रेशन करके, क्या करके, इंटीग्रेशन करके मैं कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे करेंगे, हम आगे बढ़ के देखेंगे। यहां तक आपको ये बात समझ में आई, प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट करें। चलिए देखिए, तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सावर्ट लॉ ने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के, तो उसके पास में कुछ रिजल्ट्स आए। जो रिजल्ट्स आए थे उन्हीं रिजल्ट्स को कंबाइन करके उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या दिया, देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीबी। डीबी मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। कंप्लीट कंडक्टर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे गाइस, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल बी। लेकिन यहाँ डीबी क्यों कह रहे हो, क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे डीबी से। तो बायो-सावर्ट कहता है कि अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है आपका आइडियल, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। क्रॉस क्यों बता रहा हूँ मैं, डायरेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड ऑन, पहला डीबी प्रोपोर्शनल टू आइडियल। आइडियल इज व्हाट, करंट एलिमेंट। आपके करंट एलिमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। करंट एलिमेंट मतलब जितनी ज्यादा इसके अंदर हाई वैल्यू ऑफ करंट होगी और जितना बड़ा आप लेंथ एलिमेंट लेंगे, मतलब आई और डीएल की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो जितना बड़ा होगा, मतलब उस इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। सेकंड चीज क्या है यहाँ पर, डीवी इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, एंगल। थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द कंडक्टर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। करंट कैरिंग एलिमेंट कौन सा हो गया आपका ये, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो कौन सी है, ये। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इस एंगल का साइन थीटा कंपोनेंट जो होगा इसके प्रोपोर्शनल होगी। साइन थीटा कंपोनेंट का मतलब क्या समझे बेटा, अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर इस एंगल को, तो इस एंगल का ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा।
अब ऑब्जर्वेशन से ये मालूम पड़ता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट कंडक्टर के परपेंडिकुलर साइड में होगी, मतलब ऐसे होगी ना, पैरेलल साइड में नहीं होगी। अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अराउंड होगी, मतलब जितना ज्यादा परपेंडिकुलर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जितना पैरेलल आप चले जाएंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अगर मैं इस कंडक्टर के ठीक टॉप पर ला देता हूं, समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इस करंट कंडक्टर के टॉप पर ला लेता हूं तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो जाने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है, वैसे भी नहीं है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, ना कि उसके पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि इस थीटा का जो साइन कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब जितना पॉइंट आपका परपेंडिकुलर होगा करंट कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? इस वजह से हमने यहाँ पर साइन थीटा कंपोनेंट को लिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो dv is proportional to sin theta and third one is dv is proportional to inversely proportional to square of distance between current carrying conductor and observation point। ऑब्जर्वेशन पॉइंट और कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये, जैसे कूलम्ब्स लॉ या ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ फॉलो करता था उसी तरह से सेम। क्लियर? तो ये इन फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं आगे चलता हूँ और इन सबको कंबाइन कर लेता हूँ, ऑन कंबाइनिंग, अगर इन सबको कंबाइन कर ले तो dv के लिए स्टेटमेंट बनता है हमारे पास में प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या बनता है, dv प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट फिक्स होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, μ/4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। जिस तरह से कूलम्ब्स लॉ के अंदर दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने में कांस्टेंट क्या था हमारे पास, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा आपने। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के टाइम में जो कांस्टेंट आएगा वो होगा μ/4 फिक्स है। ठीक है, इसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जर्व फिगर है, प्रैक्टिकल फिगर है, फाइंड किया हुआ फिगर है, μ/4 कांस्टेंट आएगा। और हमारे पास में एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने का एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि होगा μ/4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। यही जो रिलेशन है यही गाइड हमारे लिए यहाँ काम आएगा किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। क्या होगा, μ/4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बायर-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इस रिलेशन से फाइंड किया जाता है, μ/4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कीजिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर ये है आपका बायर-सावर्ट लॉ। तो बायर-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट या सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जो है वो क्या होगा, μ/4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो जाएगा, मतलब पूरे कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको B आएगी। और B कैसे आएगी, बाय द इंटीग्रेशन ऑफ dV। मतलब आपको प्रॉपर लिमिट्स के साथ में क्या कर देना है, इस dV जो आपके पास में मैग्नीट्यूड आया है इसका इंटीग्रेशन कर देना है। कैसे करेंगे, μ/4 पाई आई dl आई sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर पूरा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। और dl जिसको हमने छोटा किया है ना, इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, किसको बढ़ाओगे, जिसको आपने छोटा किया है, छोटा किसको किया है, लेंथ को। तो लेंथ का ही प्रॉपर लिमिट्स के साथ में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर? dV की वैल्यू ऐसा यूनिट्स के अंदर होती है μ/4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर टेस्ला। व्हाट इज टेस्ला? टेस्ला इज द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेयर एज सीजीएस यूनिट के अंदर होता है आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर इन गॉस। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है ध्यान रखिएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है बच्चों। कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये वैल्यू क्या बनेगी, आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर गॉस। बात समझ में आया आपको? क्लियर? ये वैल्यू क्या बनेगी, गॉस बनेगी। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, टेस्ला और गॉस के बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों। टेस्ला और गॉस के बीच में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। टेस्ला और गॉस के बीच में रिलेशन कैसे, आगे देखिए।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है सीजीएस में वो क्या है 1, और ऐसा यूनिट में जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कंप्लीट की उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ये याद रखने वाली चीज है बच्चों, आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 10 टू द पावर -7। बात समझ में आ रही है? ऐसा यूनिट के अंदर ऐसा आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे ना तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग किसके बराबर आएगी 10 टू द पावर -7 के अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाता है देखिए 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 गॉस। ये सीजीएस और एसआई में रिलेशन होगा कैसे, यहाँ टेस्ला है ना और इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 टू द पावर -7। तो अगर मैं यहाँ पर 1 टेस्ला की जगह 10 टू द पावर +7 गॉस रखूंगा तो 10 की पावर -7 और 10 की पावर +7 जो है वो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे और आपके पास क्या रह जाएगा रिमेनिंग गॉस। तो ये रिलेशन हो जाएगा सीजीएस और एसआई के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, और 1 गॉस is equal to 10 to the power -7 टेस्ला। याद रखेंगे इसको इस तरह से। म्यू नॉट इज व्हाट, म्यू नॉट इज हियर इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमेबिलिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एप्सिलॉन नॉट होता है सेम ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर म्यू नॉट होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। देखिए यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 है, तो अगर मैं 4 पाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये म्यू नॉट की वैल्यू दे देगा मुझे कितनी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इस म्यू नॉट की जो यूनिट होती है काफी सारी यूनिट्स हैं, आप इसमें से जो भी चाहे याद रख सकते हैं। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर और हेनरी पर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये यूनिट देखिए, ये वाली यूनिट तो आपके सामने है, कहां से बनी आप प्रेडिक्ट कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए आपको तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। डीबी की यूनिट हो गई टेस्ला, आर स्क्वायर की हो गई मीटर स्क्वायर, अपॉन में आई नीचे आ जाएगा एम्पियर, डीएल का मीटर, थीटा की यूनिट होती नहीं है तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, आप यूनिट बना सकते हैं। ये बनेगी टेस्ला एम्पियर पर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दूसरी इसकी यूनिट्स और भी होती है वो हमें आगे मालूम पड़ेगी। वेबर पर एम्पियर मीटर, हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका रिलेशन है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में। नोट कर लीजिए इसको प्लीज जल्दी से, ठीक है। तो मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। देखिए अगर इस एक्सप्रेशन को जो हमने लिखा है dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, इससे हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो क्योंकि b इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, देयरफॉर dB इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिएगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर जो होता है वो आपके वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको याद होगा वेक्टर्स पढ़ा है आपने, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। ये चीज जो है सिर्फ ये चीज क्या शो कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर r कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। r कैप जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर हो गया जो क्या शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से आप dB को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ देखिएगा तो ये क्या होगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर इनटू r स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है ऐसे? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। r वेक्टर का मॉड जो होगा वो ओनली r हो जाएगा, वो नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dB हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा r वेक्टर अपॉन r क्यूब। समझ में आया आपको? r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, dl के ऊपर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि करंट एलिमेंट में dl की डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से ये वेक्टर है आपको। इसको अगर मैं फाइनली सॉल्व करने जाऊं तो a वेक्टर इंटू b वेक्टर sin थीटा इज व्हाट? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अगर आपने पढ़ा हो तो a b sin थीटा इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब। dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब। क्लियर है? Therefore इसका मतलब क्या है कि dB इज परपेंडिकुलर टू द बोथ dl एंड वेक्टर
R. Direction of dB vector is perpendicular to both the direction of dl and r vector. dv की डायरेक्शन जो होगी वो dl और r वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट मिलता है उसकी डायरेक्शन दोनों ही, ठीक है, प्रोडक्टिंग वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ये डायरेक्शन सिंपली आपको दिमाग में लगाना, ये तो हम रूल से प्रेडिक्ट कर लेंगे, रूल हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो ये आपका हो जाएगा बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि बायो-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए गए, तो आप यहाँ से शुरू करके यहाँ ला करके खत्म करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर क्या होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। कैसे बना आपको मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। एक चीज और जो कि जनरली बुक्स में नहीं बताई जाती, मैं बताता हूँ आपको। इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इंपॉर्टेंट है, करंट डेंसिटी की टर्म्स में डीबी को आपको रिप्रेजेंट करना है। करंट डेंसिटी की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी होता है जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर। क्या होता है, जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर, ठीक है ना। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चैप्टर 3 में भी है आपके और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। करंट डेंसिटी इज व्हाट, ठीक है, आई अपॉन ए। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, आई डीएल अपॉन ए डीएल, आई डीएल अपॉन ए डीएल, क्लियर है। या वेक्टर हटा देते हैं, चलो कोई बात, वेक्टर हटा देते हैं, ठीक है, वेक्टर को यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जे इज व्हाट, आई बाई ए। अगर मैं ऊपर या नीचे डीएल से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, आई डीएल अपॉन डीवी, मतलब ये डीवी बन जाएगा क्या, ए इंटू डीएल इज व्हाट, एरिया इंटू लेंथ सेगमेंट इज व्हाट, योर सेगमेंट ऑफ वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम बन जाएगा ये डीवी। तो यहां से आई डीएल जो है वो किसके इक्वल हो गया, जे डीवी के इक्वल होगा। किसके इक्वल हुआ बच्चों, जे डीवी के इक्वल हुआ। और अगर आपको करंट डेंसिटी की टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको आई डीएल को क्या लिखना है, जे डीएल लिखना है, सिंपल। तो मैं इस रिलेशन में यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर इंटरचेंज करता हूं तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इंटू डीबी अपॉन आर क्यूब। ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा। डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डीबी अपॉन आर क्यूब। क्योंकि देखो आई डीएल की जगह तो पूरा जे डीवी आ गया आपका, तो जे डीवी क्या हो गया, साइन थीटा आर वेक्टर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डीवी तो बाहर आ जाएगा और जे क्रॉस आर हो जाएगा, अपॉन में एज इट इज आर क्यूब। तो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी आपका रिलेशन ये बनेगा, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म आपका रिलेशन ये बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका बायो-सावर्ट लॉ और उसकी पूरी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, किस पर, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ पर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इस लेक्चर को ठीक है देखें, इसको नोट करें और अगर किसी तरह का डाउट होता है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्लियर है, आप उसमें बेझिझक अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, आपको 110% इसका रिवर्ट मिलेगा। ओके, तो अपना प्यार इसी तरह से सिग्मा कॉलेज जोधपुर के साथ में और मेरे साथ में बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू गाइस, ओके, थैंक यू।